ठीक है। एक रेजोनेटर कैविटी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का रेजोनेटर कैविटी यहाँ अप्लाइड है, ताकि अपन पास सिंक्रोनिज्म कंडीशन को गेन कर लिया जाता है। तो आयन बीम प्रेस करके अपन 4 लीनियर सेगमेंट के पाथ के द्वारा एनालिटिक करके उसको अपन मल्टीपली एसिलेशन करके हाई एनर्जी टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अबव ऑर्डर की अपन प्रोटॉन हीलियम जैसे हैवी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बीम है ड्यूटेरियम बीम है वो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के द्वारा गेन की जा सकती है, जिसमें एक्स्ट्रा एडिशन प्रिंसिपल क्या है, इसमें रेडिएशन लॉस कंट्रोल को भी, जबकि आइडली रिड्यूस नहीं होती है, लेकिन पाथ इंक्रीज करके 4 रेडियल सेगमेंट 4 लीनियर सेगमेंट का इस टाइप से ज्वाइंट करते हैं कि मल्टी रेजोनेटर कैविटी से मल्टी एसिलेशन के द्वारा हाई एनर्जी पार्टिकल बीम गेन कर ली जाती है। ये अपने पास एक एसिलेटर्स की सीरीज में सर्कुलेटर एसिलेटर के नाम काइंड्स ऑफ एसिलेटर्स थे, ठीक है। अपन ने स्टार्ट में मैंने लीनियर एसिलेटर से स्टार्ट किया था, लीनियर एसिलेटर को लिमिटेशंस थी। सर्कुलर एसिलेटर की सीरीज में अपन खूब सारे पढ़ लिए, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के 2 टाइप्स, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, बीटाट्रॉन, वो सिंक्रोट्रॉन है बीटाट्रॉन फॉर्म है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, ये प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 4 लीनियर सेगमेंट पे हाई एनर्जी गेन कर ली जाती है। इसका वर्किंग प्रोसेस मैंने बता दिया, फिर भी और थ्योरेटिकली रीड कर लेना। मतलब एसिलेटर में एक रेडिएशन लॉस की सीरियस प्रॉब्लम थी, उसको भी अपन नेग्लिजिबल या अपन अनकाउंटेबल नहीं कर सकते, और यही आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एसिलेटर्स ऐसे डेवलप कर लिए गए जिनके द्वारा अपन और हायर एनर्जी की बीम प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल एसिलेशन के द्वारा, लेकिन रेडिएशन लॉस हैवी होने से इसके बाद में एक फाइनाइट एनर्जी सैचुरेशन लेवल के बाद में इसको एसिलेटेड नहीं किया जा सकता। आज लार्ज हेड्रॉन जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है LHC, उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रोटॉन बीम का यूज किया गया है, जबकि उससे ज़्यादा एनर्जी भी गेन करने के लिए हाई एनर्जी फिजिक्स में डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च के लिए अपन को एक हायर एसिलेटेड आयन बीम की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो मैं 2 बेसिक एसिलेटर्स के बारे में और डिस्कस कर रहा हूं, जो आपने 12th क्लास में पढ़ लिए होंगे। मैं सिंपल सा उनका वर्किंग और डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करता हूं। 1D ग्राफ, एसिलरेटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एसिलेटर है, सबसे बेसिक एसिलेटर है, लेकिन इसमें हायर एनर्जी बीम प्रोड्यूस नहीं की जा सकी, जो इसमें लिमिटेशन था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो एक फाइनाइट लेवल से ज़्यादा इंड्यूस नहीं कर सकते। तो 1D ग्राफ एसिलेटर का टेंडन एसिलेटर के द्वारा थोड़ा डबल एनर्जी कर ली गई थी चेंज करके। कोक्रॉफ्ट जो वोल्टन एसिलेटर था उसके अंदर भी अपने पास सेम है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑसिलेटर हाई वोल्टेज डेवलप किया गया था, ठीक है। दोनों में प्रिंसिपल एक ही है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है कि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा आयन बीम को एसिलेटेड किया जाता है, वो सबका प्रिंसिपल एक ही है, 1D ग्राफ ऑसिलेटर, टेंडन ऑसिलेटर और कोक्रॉफ्ट वोल्टन ऑसिलेटर, ठीक है। सबसे पहले अपन जो 1D ग्राफ ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले एक वैक्यूम चैम्बर बना लिया गया। ये तो होता ही होता है कि वैक्यूम चैम्बर की रिक्वायर्ड तो हर जगह होती है, और वैक्यूम परफेक्टली इंड्यूस करना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन अपन यहाँ अदर इफेक्टेंस को नेग्लिजिबल करने के लिए ट्यूब में प्रेशर लो कर देते हैं, एयर को आउट कर देते हैं पंप के द्वारा, ताकि अलग जो अदर इफेक्टेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाए, थोड़े से रिड्यूस हो जाए। यहाँ अपने पास क्या अपन एक चार्ज को किसी सिस्टम पर चार्ज कलेक्ट जितना ज़्यादा कर दें, पोटेंशियल उसी पे डिपेंड करता है। मतलब अपन 2 स्पेयर की बात करें, मेटेलिक सरफेस है, होलो है, एक दूसरा स्पेयर है जिसकी रेडियस कम है, मान ली रेडियस R1 का है, ये रेडियस R2 का है, R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। लेकिन अपन यदि चार्ज क्यू इसको भी दे, चार्ज क्यू इसको भी दे दे, सेम चार्ज देते हैं, बट पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, पोटेंशियल का सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है
kq/r। तो देखो जिसकी रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम है पोटेंशियल कम होगा। तो इसको इजीली और चार्ज सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस पर चार्ज सप्लाई करने के लिए रिपल्सन फोर्स का वर्कडन करना पड़ता है। लेकिन यदि इन दोनों स्पेयर को अपन कनेक्ट कर दें तो इजीली चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर अपन को चार्ज ट्रांसफर करना है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है, और फिर अपन एक लार्ज चार्ज कलेक्शन के द्वारा पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अपन एक आयन सोर्स जो स्पार्क मेथड के द्वारा, हीटिंग मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइजेशन के द्वारा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उन आयंस को अपन हेलो, हाँ नमस्कार जी, हाँ बताओ, ठीक है, हाँ उसका शॉर्ट स्क्रीन दे दिया ना, हाँ ठीक हो गया एडिशन, वो शॉर्ट स्क्रीन भेज दो, मैं कल उसका रजिस्टर में चढ़ा देंगे हमें ना। हेलो, ठीक है। तो एक होलो मेटेलिक हाई रेडियस की सरफेस कैविटी यहां पर सेट करते हैं। एक आयन सोर्स है, इन आयन सोर्स को अपन किसी मेटेलिक जो कंडक्टर, हाई कंडक्टिविटी वाला मेटेलिक पाथ होता है, उसके द्वारा चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन चार्ज को अपन किसी डिवाइस के ऊपर यदि कनेक्ट करना चाहते हैं, मैक्सिमम चार्ज अपन क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन या चार्ज का ट्रांसमिशन इजी नहीं होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा, हेलो, हाँ व्हाट्सएप नंबर चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा ना वही होगा। अरे तो फिर उसमें वही बढ़ना चाहिए ना उसका। चलो इसके लिए आपको एप्लीकेशन वो उस नंबर से आना, मैं बोलूँगा ना जिस दिन अपन क्लास होगी, तो आप उससे लैंडलाइन के ऊपर फ़ोन करना। नहीं वो ग्रुप अलग है, आप कॉलेज का ग्रुप अलग बनेगा, हाँ उस ग्रुप से मैं जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप वो जो जब क्लास स्टार्ट होना वो मेरे को बात कर लेगी, मैं जोड़ दूंगा। नहीं क्लास अभी कल के, अभी एडमिशन पूरे हुए है नहीं, तो अभी एक वीक से बीएससी क्लासेस स्टार्ट कर दी। हाँ इसलिए कंफर्म के लिए तो हमने तो, लेकिन कंफर्म 12 या 13 स्टूडेंट कंफर्म हो पाए हैं अभी। हाँ अब लिख दो, आपका नाम आ जाएगा उसमें, कंफर्म लिख दो, ठीक है ना। और उसी ग्रुप पे आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसके पास, रोडना के पास है ना। ठीक है, तो स्प्रे जैसे अपन कोंग की तरह मेटेलिक वायर का थिन मेटेलिक वायर्स होते हैं, इनका अपन एक ब्रुश बनाते हैं ताकि ट्रांसफर एक स्प्रे के रूप में चार्ज ट्रांसफर हो। यहां एक स्मॉल डिस्क ले लेते हैं, एक मेटेलिक डिस्क है, इस पर ट्रांसफर नहीं करना, ये एक पुली की तरह वर्क कर रहा है मान लो। एक पुली अपन ऊपर बनाते हैं जिस पर अपन एक रबर बेल्ट के द्वारा, जो इंसुलेटिंग होता है, ठीक है, इन दोनों पुलीज पर एक बेल्ट ज्वाइन कर देते हैं जो इंसुलेटिंग है। लेकिन इंसुलेटिंग भी ऐसा होता है जहां पर चार्ज ड्रॉप करोगे वहीं रखा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, प्रोपोगेट नहीं होगा, ठीक है। तो अपन इस यहां कॉन्ग जो स्प्रे, इसके द्वारा आयन सोर्स से चार्ज को इस पर स्प्रे करेंगे। वो चार्ज जब कॉन्ग मैकेनिकली, इसका कनेक्शन एक मैकेनिकल मोटर से करते हैं, और मैकेनिकल मोटर से करने से ये रोटेट होता है। तो चार्ज इस पर स्प्रे करने से वो चार्ज एक अपने हाई रेडियस का जो मेटेलिक सरफेस है उसका भी कनेक्शन वहां उस पर एक स्प्रे के रूप में कॉन्ग से नियर होता है। तो क्या होगा, यहां पोटेंशियल कम है और यहां चार्ज सोर्स में जो चार्ज सोर्स है उसका साइज कम है, पोटेंशियल हैवी है। तो लो पोटेंशियल पर हाई पोटेंशियल चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे बेल्ट रोटेट होगा मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा और उसमें कंटिन्यूस चार्ज स्प्रे करेंगे, तो चार्ज इज स्टार्टिंग टू कलेक्ट ऑन दिस स्पेयर, कलेक्ट होता जाएगा, और चार्ज कलेक्शन होने से इस सरफेस का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन टिल लेस टू 10 की पावर 6 वोल्ट ऑर्डर,
यदि अपन जब तक इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा 10⁶ वोल्ट तक, तब तक तो चार्ज कलेक्शन प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन इफ अबव टू द दिस वोल्टेज देन आवर जो इन्वायरमेंटल स्पेस है इज गो टू इन ब्रेक डाउन कंडीशन, देन टोटल चार्ज इज कंडक्ट टू इन ग्राउंड एंड आवर डिवाइस इज फेल्ट, अपनी डिवाइस फेल हो जाएगी। ऐसा ही अपने रेन लाइट में होता है कि अपन रेन सीजन के अंदर क्लाउड्स के बीच में कोलिशन से चार्ज कलेक्ट होता है, तो चार्ज कलेक्शन से पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, लेकिन वो चार्ज की वैल्यू इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अबव टू 10⁶ वोल्ट, देन ड्यू टू द ब्रेक डाउन आवर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर इज ब्रेक डाउन एंड कंडक्ट द चार्ज इन ग्राउंड इज सीन द रेन लाइटिंग। तो अपन इसलिए हाई एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज अपन इंक्रीज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। अब क्या करते हैं, इस चैम्बर को अपन क्लोज कर रखा है, ठीक है, इसमें एक चैम्बर बनाते हैं आयन, जिस आयन बीम को अपन को सेलेक्ट करना है, और एक वैक्यूम पाथ बनाते हैं जिसमें आयन बीम को अपन आइसोलेटेड करना है, ठीक है, और नीचे एक अपन टारगेट का चैम्बर बना देते हैं जहां पर एक टारगेट मतलब इस आयन बीम को अपन कोई किसी फूड प्रोडक्ट या खाने में काम तो लेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे, इसका कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटली यूज होगा, और एक्सपेरिमेंटली भी क्या स्कैटरिंग में यूज होता है इंटरनल स्ट्रक्चर नोट करने के लिए मेटल का या न्यूक्लियस का, तो उस टारगेट पर उसको क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो उस टारगेट के साथ इस लीनियर पाथ को कनेक्ट कर देते हैं। यहां वो आयन सोर्स है जिसको अपन क्या करना है, आइसोलेटेड करना है, यहां पर वो चार्ज आयन सोर्स है जिसके द्वारा अपन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, और नीचे वो इस चैम्बर का पोटेंशियल कितना है, इस कनेक्ट टू ग्राउंड इज 0, और यहां हाई पोटेंशियल होगा। तो यदि अपन यहां पॉजिटिव आयन बीम इंजेक्ट करेंगे तो वो आइसोलेटेड होगी, क्या होगी, यहां ग्राउंड टारगेट के ऊपर इंसिडेंट होगी बीम पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट पाथ में चार्ज के एसिलेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हाई पोटेंशियल की ओर आइसोलेटेड होगा और पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की ओर आइसोलेटेड होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इस टाइप की जो एक मैकेनिज्म प्रोसेस है जिसमें एक वैक्यूम लीनियर पाथ होता है, जिसमें एक साइड में आयन सोर्स होता है जिसको अपन को आइसोलेटेड करना है, एक तरफ अपना टारगेट होता है, और एक दूसरी तरफ एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है जिसमें एक हायर मेटेलिक सरफेस होती है जिस पर चार्ज कलेक्शन किया जाता है बाय द मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा, और हाई चार्ज का कलेक्शन लिमिट इतना रखते हैं इज लेस, इंड्यूस वोल्टेज इज लेस टू 10⁶ वोल्ट। तो इस टाइप की मैकेनिज्म आइसोलेटर को अपन वॉन डी ग्राफ आइसोलेटर कहते हैं। सिंपल से आप 12th क्लास में भी इसका आप एनालिसिस कर चुके हो और सिंपली मैंने भी इंड्यूस कर दिया, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि वोल्टेज हाई वोल्टेज 10⁶ वोल्ट तक अपन इंड्यूस करते हैं, तो इतना हाई वोल्टेज इंड्यूस करना भी मैकेनिकली थोड़ा इम्पॉसिबल है, और यदि कर भी लेते हैं, मान लो मैक्सिमम 10⁶ वोल्ट कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब वोल्टेज में मैंने 10⁶ वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसके द्वारा इंड्यूस एनर्जी कितनी होगी, चार्ज इंटू वोल्टेज, तो E इंटू 1 तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁶, मतलब किस ऑर्डर की वोल्टेज आई है मैक्सिमम, कि देखो 10⁻⁻19 है 10⁶ है, यदि इतने जूल मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक बहुत लेस एनर्जी है अपने पास, अपन को 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी बीम चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लिमिटेशन यही है कि मैक्सिमम अपन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आयन बीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि अपन को एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियर हाई एनर्जी फिजिक्स में गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव एनर्जी की आयन बीम रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बेसिक एसिलेटर्स हैं ओनली एटॉमिक सिंपली एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग में यूज हो पाए। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया, जो टेंडेंट एसिलेटर नाम दिया उसको, इससे जस्ट डबल कर सकते हैं। कैसे, इसने देखो एक यहां पर एक स्ट्रिप यूज किया, सेम मेथड मान लो, ये वोल्टेज डिफरेंस तो प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म सेम है। यहां पर क्या किया गया, जो वोल्टेज V यहां पर है वो वोल्टेज ही यहां पर V यहां पर प्रोड्यूस कर दिया गया, मान लो कनेक्शन इंटरनली कनेक्शन कर दिया गया, दोनों तरफ वोल्टेज सेम, पॉजिटिव ये इधर पॉजिटिव है इधर, लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव अपन किसी आयन को तो अपन क्या कर नहीं सकते, एसिलेटेड नहीं कर सकते, लेकिन एक चेंज कर सकते हैं। तो यहां अपने पास क्या थी, पॉजिटिव आयन था, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज को रिपल्स करेगा, एसिलेटेड करेगा, लेकिन यहां पर एक ऐसी स्ट्रिप यूज कर लेते हैं, ऐसा मीडियम यूज कर लेते हैं कि जिसमें से मान लो कि पॉजिटिव आयन पास करने पर वो नेगेटिव आयन में चेंज कर दे उसको,
मान लो कि कोई आयन पार्टिकल था, वो लिथियम प्लस था, और उसमें से पास करने पर लिथियम नेगेटिव बना दे, तो जैसे वो इससे आउट होगा तो इधर पॉजिटिव इसको और खींचेगा। तो देखो पहले इसने तो क्या कर दिया, पुश कर दिया, इसको धक्का दे दिया, और इसमें से गुजरने के बाद में इसने क्या कर लिया, इसको खींच लिया। तो एक ही वोल्टेज से अपन डबल फोर्स लगा लिया, तो डबल टाइप एसिलेशन हो गया। इसको टेंडन एसिलेटर कहते हैं। ठीक है, अपने पास और भी फिर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के बाद में, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट या जो अपन डायोड ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट के बाद में वोल्टेज मल्टीप्लेयर का कंसेप्ट आया। कि पहले तो अपन मान लो कि 10⁶ वोल्टेज तक इंक्रीज करने में पॉसिबल थे, और वो भी मैकेनिकली प्रोसेस थोड़ी टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो हाई पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए एक डिवाइस है मल्टीप्लेयर, वोल्टेज मल्टीप्लेयर का नाम सुना हो, जिसके द्वारा डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, 6 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन वोल्टेज मल्टीप्लेयर के अंदर क्या होता है, एक होता है डायोड और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, जिसे डबल कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं, 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो मान लो कि अपने पास अवेलेबल वोल्टेज 100 वोल्ट है, लेकिन अपन यहाँ 400 तक इंक्रीज कर सकते हैं उसको, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो कोक्रॉफ्ट वोल्टन ऑसिलेटर बोलते हैं, एसिलेटर बोलते हैं उसको। तो उस वाल्टन ने क्या किया, उसमें क्या विषय किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक्चुअली एडिशनली डिजाइन किया, कोक्रॉफ्ट वोल्टन एसिलेटर। तो यहां मैकेनिक सिस्टम था जिसके द्वारा अपन वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीनों का सेम प्रिंसिपल एक है कि तीनों में क्या करना है, एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करना है और आयन बीम को एसिलेटेट करना है। वो तो टेंडन में भी था और वन डे ग्राफ में भी था, लीनियर पाथ तो सेम ही रहेगा। इधर का मैकेनिज्म भी दोनों में सेम था, टेंडन वन डे ग्राफ में, लेकिन उसमें क्या था, डबल ऑसिलेशन स्टेप गेन की जा रही थी। अब यहां मैं एक एडिशनल एक्स्ट्रा सेमीकंडक्टर सर्किट जो वोल्टेज मल्टीप्लेयर को यूज करते हुए मैं इधर का आधा पार्ट डिवाइड कर देता हूं। इधर का पार्ट वही है, चैम्बर ऊपर है, आयन चैम्बर है, एक वैक्यूम ट्यूब पाथ है जिसमें आयन बीम क्या होगी, एसिलेटेड होगी, नीचे टारगेट होगा अपना जिस पर अपन को इसको यूज करना है। वो पाथ तो सेम रहेगा, लेकिन अपन चाहते हैं कि इन दोनों स्टेट के बीच में क्या होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस हाई होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस करना चाहते हैं। अपने पास यहां मान लें कि कोई अल्टरनेटिव सोर्स है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, मान उसका मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट ही है या 100 वोल्ट ही है, लेकिन अपन यहां 500 तक उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तो क्या करें, अपने ही बेसिस सर्किट के ऊपर देखिए, अपन दो डायोड, कई डायोडों का कॉम्बिनेशन के द्वारा और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के द्वारा अपन इनको एक डायोड एक कैपेसिटर यूज करते जाओ, दो स्टेज, 3 स्टेज, देखो मैंने 3 कैपेसिटर यूज कर लिए हैं। तो एक सिंपल पहला फर्स्ट कैपेसिटर में मान लो तो वी नोट तक यहां पर है, वो नीचे वाले स्टेट पर है, यहां 2 वी नोट आएगा, ठीक है। तो चौथी स्टेट पर इसका डबल फिर 4 वी नोट हो जाएगा। कि डायोड की वन यूनिट डायमेंशन प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ठीक है, सर्किट डायग्राम को आप कैपेसिटर एक वोल्टेज मल्टीप्लेयर के बेसिस पर नोट कर रहा हूं कि वोल्टेज मल्टीप्लेयर के अंदर अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर को डबल स्टेज तक चार्ज करके फिर डबल स्टेज को फिर डबल करके 4 टाइम्स फिर 8 टाइम वोल्टेज मल्टीप्लेयर के रूप में इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये वोल्टेज मल्टीप्लेयर जो स्टेट्स है जिसके द्वारा अपन 50 वोल्ट का सोर्स था और कितने तक कर लिया, 4 टाइम्स 200 वोल्ट तक चला गया, तो वो वोल्टेज डिफरेंस के द्वारा आयन बीम क्या होगी, एसिलेटेड होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो वोल्टेज मल्टीप्लेयर का जो सर्किट है वो एक डायोड की कॉम्बिनेशन का जो स्टेप है, वो कॉम्बिनेशन जो ज्वाइन किया है वो एक बार बुक में आप और भी देख लेना, ठीक है। मैं एक सिंपली आपको मेथड बता रहा हूँ कि वोल्टेज मल्टीप्लेयर का सर्किट है यहाँ पर, और वोल्टेज मल्टीप्लेयर के अंदर क्या होता है, हर सक्सेसफुली स्टेट के अंदर वोल्टेज डबल होता है। तो अपने वी नोट था 2 वी नोट किया, और 2 नोट का 4 वी नोट, 4 से भी अपन 8 वी नोट तक गेन कर सकते हैं। तो मतलब 100 से 1000 वोल्ट रीजन में जा सकते हैं, और वही वोल्टेज डिफरेंस के द्वारा आयन बीम क्या होगी,
एसिलेटेड हो जाएगी। इसको अपन कहते हैं कोक्रॉफ्ट वोल्टन एसिलेटर। एक वे भी एक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक एसिलेटर है, ठीक है। तो ये सारे एसिलेटर्स की स्टडी अपने एक सीक्वेंस फॉर्म में कर दी है, जिसका मैं फिर से एक सीक्वेंसली फॉर्म में आपको रिपीटेशन दे रहा हूं कि सबसे पहले अपने पास कौन से एसिलेटर्स थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एसिलेटर, जिसका 3 जो अपने यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बेसिक फॉर्म के लिए मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑसिलेटर्स में जो 3 फॉर्म इंप्रूव की गई, ये लास्ट में कोक्रॉफ्ट वोल्टन एसिलेटर, इनके द्वारा एसिलेटेड आयन बीम की मैक्सिमम एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की थी। वैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 किलो इलेक्ट्रॉन 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, लेकिन अपन को एक्सपेरिमेंटली स्कैटरिंग के लिए गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बीम रिक्वायर्ड थी, जब हायर एनर्जी फिजिक्स के अंदर, जब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को नोन करने के लिए, इंटरेक्शन को नोन करने के लिए। तो उसके लिए अपने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिमिटेशन होने से क्या उसका नॉन कन्वेंशनली फॉर्म फिर लीनियर एसिलेटर में गेन किया गया कि चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हाई वोल्टेज को इंड्यूस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक लीनियर एसिलेटर बनाया, और लीनियर एसिलेटर में इस टाइप का सेटिंग किया गया कि लो वोल्टेज है, वोल्टेज तो 2 वोल्ट ही है, लेकिन मल्टीपल एसिलेशन करा लिया, उसको 1000 बार एसिलेशन करवा लिया तो 1000 वोल्ट के बराबर हो गया। तो लीनियर एसिलेटर का डेवलपमेंट किया गया, लेकिन लीनियर एसिलेटर में फिर अपने पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, लिमिटेशन आ गई कि वो नॉन कन्वेंशनल हो गया। मान लो कि 50 किलोमीटर का लीनियर एसिलेटर हो गया तो 50 किलोमीटर तक की लेबोरेटरी चाहिए अपन को। तो यहाँ मतलब नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि अपन लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जहाँ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं वहाँ पर लीनियर एसिलेटर का एप्लीकेशन लिमिट हो गया। इतनी लॉन्ग दूरी तक अपन कोई एक्सपेरिमेंट को सेटअप करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो लीनियर एसिलेटर की में कुछ लिमिटेशन होने के बाद में सोचा गया कि ठीक है, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन को मल्टीपल एसिलेशन के द्वारा लीनियर एसिलेटर में गेन कर लिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी गेन कर ली, लेकिन वो नॉन कन्वेंशनल था, लेकिन एनर्जी तो हाई आ रही थी। तो उसका फिर इंप्रूव रूप किसने दिया, जिसको सर्कुलेटर एसिलेटर कहते हैं। कि ये क्या कि जो बीम है, आयन बीम, उसको लीनियर मत रखो, सर्कुलर फॉर्म में कर दो और मल्टीपल सर्कुलर स्पाइरल पाथ में ले लो। स्पाइरल का मतलब होता है जैसे एनर्जी पहले रेडियस R1 थी, बाद में रेडियस R2 इनकी मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होगी, एनर्जी पाथ भी लेंथ हो जाएगी। तो इस टाइप का जो एसिलेशन मल्टीपल स्टेप में करवाएं तो उसको सर्कुलेटर से साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में क्या थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लो वोल्टेज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही था, मल्टीपल एसिलेशन था, लेकिन सर्कुलर फॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कर लिया। तो इसमें क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हाई एनर्जी गेन की गई, ठीक है। लेकिन इसमें फिर लिमिटेशन आ गई सिंक्रोनिज्म की, कि इसमें एक फाइनाइट एनर्जी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हायर मास की एनर्जी को भी एसिलेटेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अपने पास तो माइक्रो पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल है, उसका मास आप 10⁻31 kg के ऑर्डर में आता है। तो उस टाइप के लाइट पार्टिकल को एसिलेटेड इस डिवाइस से नहीं किया जा सका, कारण उसमें रिलेटिवली मास इफेक्ट आ गया कि जैसे उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ने से रिलेटिवली मास बढ़ता है, और एक जब इसकी स्पीड अप्रॉक्स टू c हो जाती है तो मास हेवी पार्टिकल की तरह वर्क करता है और वो उसमें सिंक्रोनिज्म कंडीशन को फेल कर देता है, इसलिए साइक्लोट्रॉन में एसिलेट नहीं हो पाता है। तो साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को एसिलेटेड नहीं किया जा सका। तो इसके लिए फिर थोड़ा डेवलपमेंट और किया गया, उसमें लिमिटेशन थी सिंक्रोनिज्म की। तो सिंक्रोनिज्म कंडीशन को रिमूव करने के लिए 2 टाइप के मेथड लगाए अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल फॉर्मूला, कि जो सिंक्रोनिज्म फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन वो किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ चार्ज आयन पार्टिकल, और दूसरा फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड पर अप्लाइड फॉर्म के बेसिस के ऊपर अपन इसको 2 टाइप में डालेंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके मास को कंट्रोल किया गया और एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मास की रिलेटिविटी इफेक्ट को कंट्रोल किया गया। तो उसके बेसिस पर साइक्लोट्रॉन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा? पहला था सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, जिसमें अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरीज करके उसमें सिंक्रोनिज्म कंडीशन को गेन किया गया। दूसरा सिंक्रोट्रॉन, जिसमें
एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वेरीज करके सिंक्रोनिज्म कंडीशन को गेन किया गया। तो साइक्लोट्रॉन के दो पार्ट हो गए, इससे और हाई एनर्जी बीम गेट की गई। बाद में इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन तो साइक्लोट्रॉन के सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन के द्वारा लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बीम को फिर एक्सेलरेटेट करने में काफी कॉम्प्लिकेंसी थी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एडिशनल सेम लेकिन डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का एक एक्सेलेरेटर बनाया गया, जिसको अपन पहले कहते हैं बीटाट्रॉन, जिसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस द ईएमएफ, और ईएमएफ को इंड्यूस करके इलेक्ट्रॉन बीम को उस ईएमएफ के द्वारा एक्सेलरेटेड किया गया, और एक पाथ में, स्टेबल पाथ में, जिसके लिए मैग्नेटिक फोकसिंग भी किया गया, और मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइप से वेरीज किया गया कि उसके पाथ स्टेबल रहे और प्लेन में भी रहे। तो उसके द्वारा एक हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस की गई। बाद में इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का यूज क्यों हुआ? कि बीटाट्रॉन से हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एक्सेलरेटेड एनर्जी की एक लिमिटेशन एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस की गई, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम इंड्यूस हो गई, जो रेडिएशन लॉस की एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई। तो रेडिएशन लॉस वाली सीरियस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक कंडीशन थी कि उसके पाथ को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। तो रेडिएशन लॉस की सीरियस प्रॉब्लम को कुछ लिमिट तक कम किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, जिसमें रेजोनेटर केविटी एक ही बनाएगी और पाथ को पूरा फ्री हाई पाथ तक उसको डिफ्लेक्टर के द्वारा इंजेक्ट किया गया, और एक प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, जिसके पाथ के अंदर लीनियर सेगमेंट को हाईली पाथ में इंक्रीज करके फिर उसको रेजोनेटर ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करके अप्रोक्सीमेटली इस लार्ज हेड्रोन एक्सपेरिमेंट में LHC के अंदर मैक्सिमम या अप्रोक्सीमेटली 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रोटॉन बीम इंड्यूस की जा चुकी है। और आज हायर एनर्जी फिजिक्स के जो और एक्सपेरिमेंटली डेवलप हो रहे हैं, उसमें इससे भी हायर एनर्जी की आयन बीम को प्रोड्यूस करने की टेक्निक, प्लाज्मा फिजिक्स का आपने नाम सुना होगा कि प्लाज्मा फिजिक्स एक एनर्जी का फ्यूचर का सबसे मोस्ट एडवांटेज सोर्स माना जा रहा है, क्योंकि अपने नेचुरल सोर्सेज सारे लिमिट है, सारे डिस्टोरिया लिमिट होते जा रहे हैं। तो अपने पास इस यूनिवर्स के अंदर एक एनर्जी की जो सीरियस प्रॉब्लम है, इसको बताया कि अपन यदि प्लाज्मा, जैसे अपने बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो आज जो अपना रिएक्टर है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन का रिएक्टर है, वो केवल कौन सी रिएक्शन पर बेसिस है? जैसे अपने कोटा के अंदर राउतबाटा के अंदर अपने पास एक न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन है, तो न्यूक्लियर थर्मल पावर न्यूक्लियर फिजन पर बेसिस है अभी। तो यूरेनियम की रिक्वायर्ड, प्लूटोनियम की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इनके सोर्सेज फिक्स है। तो अपन यदि फ्यूजन रिएक्शन को, जिसमें एनर्जी की वैल्यू भी फ्यूजन के कंपैरिजन में हायर ऑर्डर की होती है, और वो फॉर्म है प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा को आज अपनी यूनिवर्स के अंदर एक फ्यूचर का अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स माना जा रहा है। और उसके ऊपर रिसर्च हर यूनिवर्स के अंदर, हर कंट्री के जो साइंटिस्ट है, इसकी रिसर्च के अंदर प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी को कैसे गेन किया जाए। और जिस दिन, क्योंकि उसमें एक ही दिक्कत आ रही है कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर है, तो अपन 3 स्टेट तक तो अपन पढ़ते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड, अरे इनको तो अपन किसी कन्फाइंड भी कर लेते हैं किसी चैम्बर में, लेकिन प्लाज्मा स्टेट का हीटिंग टेम्परेचर इतना होता है कि उस टेम्परेचर पर, उस एनर्जी पर नेचुरली कोई भी मेटल एग्जिस्ट नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो उसको कन्फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहां प्लाज्मा को अपन लाइफ टाइम में स्टिल नहीं कर पा रहे हैं। उसका यूज करना होता तो नैनो माइक्रो सेकंड के ऑर्डर में उसकी एनर्जी कंट्यूज करना पड़ता है। तो अपन कई बना चुके हैं, अभी प्लाज्मा के पावर स्टेशन है वो चल रहे हैं अपने पास। कई जो कंट्रीज है वहाँ पर आपको, मतलब अमेरिका के अंदर एक स्टेशन है जहाँ पर एक प्लाज्मा का थर्मल पावर स्टेशन है, वो यूज कंस्ट्रक्ट किया गया है, वहाँ से एनर्जी काफ़ी इंड्यूस की जा रही है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेंसी आ रही है, मतलब लिमिट से ज़्यादा कंटिन्यूसली एनर्जी गेन नहीं की पा रही। ठीक है, तो अपन प्रिकॉशन के बेसिस पर प्लाज्मा में अभी भी रिसर्च चल रहा है कि उसको कैसे कन्फाइन करें, कैसे यूटिलाइज करें। और यदि जिस दिन प्लाज्मा का कंटिन्यूटी आ गई अपने पास, यूटिलाइजेशन फॉर्म हो गया, तो अपने पास एनर्जी की डिमांड नहीं होगी, सारे सोर्सेज को प्रॉपरली वर्क करा हुआ है।
ठीक है, तो आज अपने पास ये न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर और काउंटर एसिलेटर का चैप्टर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्टली हर ईयर इसमें पूछा जाता है, तो आप अपने जितने भी डिवाइसेस काइंड ऑफ किए वो सारे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में उनको अच्छी तरह करना है, इनका थोड़ा बेसिक फॉर्म आपको तैयार करना है। ठीक है, और नेक्स्ट कल अपन एक ड्यूटोरन टाइप की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में स्टडी करें। ओके, थैंक्स।